हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम। माय नेम इज शाहरुख सैफी। आज की इस वीडियो में बच्चों हम अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक के बारे में कवर करने वाले हैं। टॉप 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में ये सीरीज हमारी बैक टू बैक होप्स हो कि आपको देखने को मिल रही होगी। प्रीवियस लेसन भी ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दी है, प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया? गिव एटलीस्ट 4 रीजन। जैसे कि आप जानते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसके अंदर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इनके बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में जो टर्शियरी सेक्टर है जिसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, वो इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे होते जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, स्पेशली इन इंडिया। हालांकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी वैसे अच्छा खासा फेमस है टर्शियरी सेक्टर, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी इतनी तेजी से ग्रो करे हैं कि आप कह सकते हो कि इसकी वजह से 4th एंड 5th वाले जो सेक्टर है ना वो भी कमाल ही कर रहे हैं। लेट्स सी हम टर्शियरी सेक्टर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बेसिक सर्विस के बारे में। इन एनी कंट्री, चाहे कोई भी देश हो, सेवरल सर्विस सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, सभी की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। काफी जरूरी चीजें भी है। दिस कैन बी कंसिडर एज अ बेसिक सर्विस। इन अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, द गवर्नमेंट हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। अब इंडिया के अंदर आप देख लीजिएगा सारे के सारे जो सेक्टर है वो सारे एक ही कैटेगरी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, सर्विस सेक्टर। तो सबसे पहले ये जो होगी बेसिक के बारे में। दूसरी अगर हम बात करें वो है डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री leads to the development of service such as transport, communication, trade. All these are under the tertiary sector. अब देखो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से मिला, रेडी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी में हमने कन्वर्ट किया। अब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम जो है वो कम्युनिकेशन के थ्रू होगा और ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। ये थोड़ी कोई इंसान माल बना के अपनी जगह रखेगा, कहीं तो उसे भेजेगा ना, मार्केट में तो उसे उतारना पड़ेगा। तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट की काफी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। अब ट्रांसपोर्ट चाहे एयर हो, वाटर हो या फिर रोड वाला हो, सभी में ज्यादा जरूरी। मोर इनकम मोर सर्विसेज। द पर कैपिटा इनकम इन आवर कंट्री इज राइजिंग। जी हाँ, हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ती जा रही है। एज द इनकम लेवल राइजेस, पीपल डिमांड मोर सर्विसेज लाइक टूरिज्म, शॉपिंग सेंटर्स, स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर, बैंक्स, ईटीसी, सारे सर्विस सेक्टर में आते हैं। वो अक्सर आपने इकोनॉमिक्स के अंदर जरूर पढ़ा होगा, जब पर्सन की जो इनकम है वो ज्यादा होने लग जाती है तो उसके खर्चे भी ज्यादा होने लग जाते हैं। न्यू सर्विसेज की अगर बात की जाए, विद मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सम न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली। आज के समय आईटी सेक्टर इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, कहने की बात नहीं है। बेंगलोर, जिसे इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, पूरा सेक्टर आईटी हब है। एक और जगह हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है गुड़गांव, वो आप देख सकते हो, गुरुग्राम उसका नाम है। आज के समय कितना तेजी से आईटी सेक्टर हमारा ग्रो करता जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि सर्विस सेक्टर इंडिया के अंदर स्पेशली काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हम रोजगार ज्यादा से ज्यादा कैसे दे सकते हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम चैप्टर भी तो ये पढ़ रहे हैं, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नो डाउट कि इंडिया की जो आइडेंटिटी है पास्ट टाइम में एग्रीकल्चर के साथ काफी ज्यादा रिलेट करती है। मोर देन 60% ऑफ आवर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, बट आवर फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग ओनली लिमिटेड क्रॉप्स। देयर इज नीड टू डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर। फार्मर्स शुड बी encouraged to adopt pisciculture, horticulture, animal rearing, etc. along with the cultivation of crops। तो इन सब के सहायता से क्या हो सकता है कि और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है। तो इसलिए सिर्फ एक फील्ड के ऊपर ना होके उसी फील्ड के अंदर वेरियस ऑप्शन को क्रिएट कर दो। तो ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा हो गया चीप क्रेडिट। बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और हर कोई जानता है बिजनेस से पैसा आता है, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा तो चाहिए होगा। मतलब ये जो सर्कल है पहले भी और बाद में भी कॉमन है ना। तो इसके लिए जरूरत होती है कि कुछ फंड मिल जाए, यानी कि कुछ क्रेडिट अमाउंट मिल जाए। तो इंसान मिल भी जाता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग इस वजह से भी नहीं ले पाते क्योंकि उसके इंटरेस्ट रेट काफी हाई होते हैं। आपने जितना अमाउंट लिया क्रेडिट के तौर पे, उसके जब चार्जेस यानी कि इंटरेस्ट इतने हाई होते हैं तो आप लेने से पहले भी 10 बार सोचते हो।
तो अगर आपको मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है तो कहीं ना कहीं चीप क्रेडिट भी इसके अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। वो कैसे? मोस्ट ऑफ द फार्मर डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, क्योंकि फॉर्मल में डॉक्यूमेंटेशन काफी ज्यादा होता है। मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, ये सारे इनफॉर्मल सोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। हु चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट शुड इंकरेज द कमर्शियल बैंक टू प्रोवाइड लोन टू द फार्मर एट चीपर रेट्स। इनफॉर्मल सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन की या फिर जो कोलैटरल चीजें, गिरवी चीजें रखने की जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पे आपको इजीली मिल जाता है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम तो यही है कि ट्रस्ट के बेसिस पे आपको भारी कीमत चुकानी पड़ती है टैक्स के तौर पे। इसलिए हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कमर्शियल बैंक से ऐसा उसे इंस्ट्रक्शन दे कि वो फार्मर्स को स्पेशली चीप रेट में लोन प्रोवाइड कराए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर सके, डेवलपमेंट कर सके और एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा जनरेट हो सके इसकी वजह से, क्योंकि सारे सेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इस चीज को आपको नहीं भूलना चाहिए। थर्ड है प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटी। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम बहुत ज्यादा अमीर कंट्री है, नो डाउट, हालांकि हमें डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस है, लेकिन देखा जाए तो हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां स्टैब्लिश है, ना केवल इंडियन बल्कि फॉरेन भी। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इनकम का, वो इक्वल नहीं है। यानी कि ऑल ओवर 100% में से अगर 10 to 15% निकाल दे तो पूरा का पूरा कवर कर लेता है पूरा इंडिया को। यानी कि 10 से 15% जो पॉपुलेशन है वो काफी हायर रिच में गिनी जाती है, जिसके अंदर सेलिब्रिटी आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, पॉलिटिशियन आ गए, ये सभी कैटेगरी जिन्हें एलाइट क्लास के नाम से जाना जाता है ये आता है। बाकी रेस्ट जो है वो मिडिल, अपर मिडिल और पुअर में ही गिने जाते हैं। तो कहीं हमें ये भी देखने को मिलता है कि बेसिक फैसिलिटी लोगों की फुलफिल नहीं हो पा रही है। आवर रूरल एरिया लैक द बेसिक फैसिलिटीज लाइक अ रोड, ट्रांसपोर्टेशन, banking, warehouse, market, etc. The government should invest some money in the sector so that the Indian village can be linked to the other market. अब आप मुझे खुद बताइए कि ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या अर्निंग नहीं हो सकती? एक जगह से दूसरी जगह इंसान, अगर रोड बिल्कुल सही है, अगर वो अपनी सवारी बिठाएगा और उससे उसकी अर्निंग होगी तो एम्प्लॉयमेंट तो वहां भी जनरेट होती है। तो हमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल, हर एक लेवल पे सोचने की जरूरत है, तब जाके एम्प्लॉयमेंट अच्छे तरीके से जनरेट हो सकती है। प्रमोशन ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड अदर एक्टिविटीज। जी हाँ, लोकल इंडस्ट्री काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। वो कैसे? देखिए, अनदर वे टू टैकल दिस प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्री, स्पेशली द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन सेमी रूरल एरिया वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड। तो इंडस्ट्री लोकल को अगर ज्यादा प्रमोट करोगे तो एम्प्लॉयमेंट भी लोकल जनों को ज्यादा मिलेगी, और ज्यादा मिलने का मतलब है कि वो अपनी लाइफ और अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे रीजन है जिनकी वजह से हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको चारों ही काफी अच्छे से समझ आ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। मैंने आपको चैप्टर में बताया था ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जिनका कंप्लीट डेटा गवर्नमेंट के पास होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब्स को इसके अंदर काउंट कर सकते हो इजीली। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं उनका डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं होता, क्योंकि ऐसे सेक्टर बहुत ज्यादा है, जबकि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर काफी लिमिटेड है और उनमें जॉब लेना भी काफी ज्यादा, एक तरीके से आप कह सकते हैं कंपटीशन बड़ा हाई है। लेकिन इसके कुछ बेनिफिट है, लोग इसलिए इतना ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो कैसे? देखिए, एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कवर दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। जहां पे लोगों को काम करने की गारंटी दी जाती है, रेगुलर वर्क, टाइम पे सैलरी मिलना। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन व्हिच आर गिवन इन वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, शॉप ACDE, ये वगैरह। क्योंकि इसके अंदर अगर कोई लिमिटेड टाइम गिवन है 8 आवर्स का तो उतना ही करवाया जाता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऐसा नहीं होता, जितना मर्जी लंबा टाइम करवाया जाए, क्योंकि कोई रूल एंड रेगुलेशन बहुत ही रियरली उधर फॉलो किए जाते हैं ज्यादातर कंडीशन में, क्योंकि वहां वर्क ज्यादा होता है, इसलिए लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर ज्यादा प्रेफर करते हैं। एडवांटेजेस के क्या क्या है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, सबसे बड़ी चीज है। दे वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर, 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे ही करना पड़ता है। इफ दे वर्क मोर, अगर वो ज्यादा काम करते हैं तो दे हैव टू पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, तो उन्हें OT का भी आराम से पैसा मिलता है। दे आल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर लाइक अ पेड लीव,
पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, पीएफ, ग्रेजुएटी, ये सारी। इसके अलावा दे आल्सो गेट मेडिकल बेनिफिट अंडर द लॉ। द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू इंश्योर फैसिलिटी लाइक अ ड्रिंकिंग वाटर एंड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है। सो दैट्स अ रीजन कि लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर को। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हो गए। ऑल्सो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो इस लेसन में अगर हमने 3 क्वेश्चन निकाले तो वो कुछ इस टाइप के निकाले। ऑल्सो कि आपको काफी पसंद आएंगे, समझ भी आएंगे और अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस भी जरूर की होगी। मिलेंगे ऐसी एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। एंड प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।